दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर या फिर सिंपली पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये दो टॉपिक्स हमको मेनली पढ़ने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर या पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। अब ये पावर होता क्या है? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम कि कितने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W/T। ओके, हम लोगों को पता है कि मैथमेटिकली जो वर्क होता है इट इज़ इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम वर्क की जगह एनर्जी सब्सटीट्यूट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? E/T। ओके, तो इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, अब इसका यूनिट जो होता है SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, WA/T, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से, ठीक है। एंड इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। जैसे ग्राम की किलोग्राम होती है और जो उनमें रिलेशन होता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सिमिलरली यहाँ पे भी रिलेशन होता है दैट 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ओके, नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर को आप रिप्रेजेंट करते हो HP से, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट वॉट इन हॉर्स पावर, सॉरी कैलकुलेट पावर इन द यूनिट हॉर्स पावर। तो आपको एक कन्वर्जन याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। अभी बहुत बार सिखाया है कि किसी का भी 1 यूनिट डिफाइन हमें करना होता है तो क्या करें? फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल्स टू W/T या E/T। W/T से हम डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं W को भी 1 ले लूँ और T को भी 1 ले लूँ तो मेरा पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क को क्या लो, 1 जूल इसकी SI यूनिट और टाइम की SI यूनिट 1 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड। जब 1 जूल का वर्क हो कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो उससे हम बोलते हैं कि वो 1 वॉट है, ठीक है। पावर कितनी कंज्यूम्ड है? 1 वॉट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो डेफिनेशन से आता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वर्क और टाइम गिवन हो तो हम पावर कैलकुलेट कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो हमें फॉर्मूला कन्वर्जन्स आने चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो हम देखेंगे इसके लिए। तो ये सारे कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो बाय डेफिनेशन आता है कि पावर इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, टाइम का तो और कोई फॉर्मूला नहीं है, वर्क डन, ठीक है। हमने इस चैप्टर में अभी तक करंट का, हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है इनमें से जिसमें W आता हो? वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने जिसमें W आता था। हमको पता है कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से W कितना आ गया आपका? VQ आ गया। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से इस W की जगह हम VQ लिख दें, ठीक है। इस W की जगह क्या लिख दें? VQ। तो पावर क्या हो गई? VQ/T। इस W की जगह VQ लिख दिया तो एक नया हमको फॉर्मूला मिल गया दैट पावर इज इक्वल्स टू VQ/T, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ऑलराइट, अब थर्ड फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये है VQ/T। हमें एक फॉर्मूला पता है कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। ओके, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि जो Q है इट इज़ इक्वल टू IT, QIT हो गया। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले में इस Q की जगह IT पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा कि P इज इक्वल्स टू VIT/T, क्लियर। और T से T कैंसिल, तो हमारे पास पावर का नया फॉर्मूला क्या बन गया? VI। तो पावर इज इक्वल्स टू VI, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया। इज दैट क्लियर? तो ये डेरिवेशंस भी आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, कौन से रिलेशन से डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो हमको मिल गया P इज इक्वल्स टू VI। नाउ अब क्या करो, V है और I है, हमें ओम्स लॉ से रिलेशन पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो इस P इक्वल्स टू VI में अगर मैं इस V की जगह IR सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू V की जगह IR लिखा और I एज इट इज़। तो क्या ये I इंटू I स्क्वायर हो गया इंटू R।
तो क्या एक P का फॉर्मूला आ गया हमारे पास I²R, ठीक है। तो एक P का फॉर्मूला क्या आ गया, I²R। ये हमने कब मिला हमें फॉर्मूला, जब हमने हमने V की जगह क्या रखा, IR। V की जगह हमने रखा था IR। अब क्या करो नेक्स्ट में, आप V को एज इट इज़ रहने दो, I को रिप्लेस करो, ये भी तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि V = IR होता है। तो यहाँ से हमारे पास I क्या आ गया, V/R। इस I = V/R को आप I की जगह रिप्लेस कर दो। हमने पहले V को रिप्लेस किया था, अब हम I को रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, P = देखो V और I की जगह V/R, तो ये क्या हो गया, V²/R। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, V²/R। तो हमारे पास सारे फॉर्मूलाज अब आ चुके हैं, जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पार = W/T, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था। फिर हमने W को रिप्लेस किया VQ से बाय यूजिंग द रिलेशन दैट योर V = वर्क डन अपॉन चार्ज। तो उससे हमें सेकेंड फार्मूला मिल गया। फिर उसके बाद हमने Q को रिप्लेस किया बाय यूजिंग द फार्मूला दैट करंट = चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास Q आ गया था IT। उसको जब हमने रखा तो हमको मिल गया P = VI। अब VI आ गया, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, एक बार हम V को रिप्लेस करेंगे, एक बार हम I को रिप्लेस करेंगे। तो जब हमने V को रिप्लेस किया तो हमारे पास आ गया I²R, और जब हमने I को रिप्लेस किया तो हमारे पास आ गया V²/R, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज किसके हैं, पार के, ओके। तो हम कभी भी अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई कनेक्शन पैरेलल में गिवन है तो हमें यूज़ करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला V²/R, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है। तो वो बोलते हैं कि अलग अलग रेजिस्टर के थ्रू पावर कैलकुलेट करो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो यूज़ द फॉर्मूला I²R, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohm फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। I आपको गिवन है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 ohm, और टाइम गिवन है 30 मिनट, जिसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछी गई है। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाओ, P = एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एनर्जी = P/T, ओके। अब P का क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे, हमने 4-5 फॉर्मूले इस पीछे पढ़े, ठीक है। तो हमें गिवन है I और R। हमें पता है कि I और R से रिलेटेड पावर का एक फॉर्मूला होता है जो होता है I²R। अगर ये वोल्टेज गिवन होती तो हम V²/R यूज़ करते, अगर हमें I और T गिवन होता तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते। तो अभी ये गिवन है तो पावर की जगह हम I²R लिख सकते हैं और इंटू T। तो जब आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 90,000 जूल। तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि जब आपका जो बल्ब है वो बहुत देर के लिए जल जाता है, ठीक है। तो जब आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा कि वो बल्ब गर्म हो गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो करंट इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर इतनी देर के लिए था, उससे हीट प्रोड्यूस हुई है, जिसके कारण ये बल्ब जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए जो भी चीज़ जिसमें भी करंट फ्लो करता है वो थोड़ी देर के बाद हाथ लगाओ, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो आप रेफ्रिजरेटर को के पीछे हाथ लगाओ, वहाँ पे गर्म होता है, हर जगह गर्म होगा। मतलब जहाँ पे करंट फ्लो होगा वहाँ पे क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच में वो हम देखेंगे। तो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से इसे एक्सप्लेन करेंगे, विच स्टेट्स दैट व्हेन करंट फ्लोज इन वायर देन हीट इज़ जनरेटेड, ठीक है। जब भी करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, हीट जनरेट होगी। And this heat is directly proportional to I², directly proportional to R and directly proportional to T। I² का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये कौन से फॉर्मूले से आती है, हमने पढ़ा था अभी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये जो वर्क होता है, वर्क या एनर्जी, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो हीट भी तो एक तरीके की एनर्जी होती है। तो मैं अब ये फॉर्मूला लिख दूँ कि P = हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो वो भी गलत तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया दैट P = H/T,
तो H क्या आ गया यहाँ से, P इंटू टी। अब पार के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, पार का I स्क्वायर आर वाला। ठीक है, तो इधर से हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब अगर आप जितना आई स्क्वायर बढ़ाओगे उतना आपका हीट बढ़ेगा। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है ये चीज़? तो हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या पता चल गया कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, सो दिस वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस टॉपिक का लास्ट है ये, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हम किस तरीके से ये जो करंट से हीट प्रोड्यूस होती है उसका हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो देखो, इट इज़ यूज्ड इन गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, अवन, रूम हीटर एट्सेट्रा। अब आप ध्यान से देखो, गीज़र में क्या होता है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो पानी गर्म होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि करंट फ्लो होता है, और उस करंट की वजह से जो आपका पानी है वो गर्म हो जाता है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो गीज़र में कौन सा एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है कि जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन में आप देखो, जब आप कपड़ों को आयरन करते हो तो क्या होता है, स्विच ऑन करते हो, आयरन गर्म हो जाती है और आप उस चीज़ को यूज़ करते हो। तो बेसिकली अगर आप ढंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो हीटिंग इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड CFL, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूसेस लाइट। इन बल्ब देयर इज टंगस्टन फिलामेंट हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आपके बल्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा इस तरीके का मटेरियल लगा रहता है जिसको हम बोलते, जो टंगस्टन फिलामेंट का बना रहता है। टंगस्टन एक मेटल होता है जिसका सिंबल होता है W। ठीक है, अगर हम कोई और इसमें मेटल यूज़ करते तो वो हीट के कारण क्या होता, वो मेल्ट हो जाती वो चीज़, और बल्ब हमारा बंद हो जाता काम करना। इसलिए ये जो मटेरियल है वो ऐसी चीज़ का यूज़ किया गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दिस वाज योर एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट।